नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हमने बोर्ड परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और इस सीरीज का आज हम 13वां वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में 13वें चैप्टर नाभिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे, उनका सॉल्यूशन यहां पर देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम बोर्ड परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उस सीरीज का आज 13वां वीडियो, 13वां चैप्टर नाभिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो चैप्टर है वो राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 3 अंक का चैप्टर है। इस चैप्टर में से कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, एक अति लघुतरात्मक, तो एक लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आधे अंक का, लघुतरात्मक 1 अंक का, अति लघुतरात्मक 1 अंक का और लघुतरात्मक प्रश्न है वो 1.5 अंक का होने वाला है। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 3 अंक के होंगे। तो ये जो चैप्टर है वो छोटा सा चैप्टर है, इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 अंक के पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास में पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का इसका लाभ मिल सके। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने पहले चैप्टर से 12वें चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, उनके सॉल्यूशंस देख लिए हैं, समझ लिए हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले चैप्टर से 12वें चैप्टर तक के जो भी वीडियो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बनाए हैं उनकी लिंक दे रखी है, वहां से भी आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से लेंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या है कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के समतुल्य ऊर्जा है, एक एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है। तो यहां पर देखिए, इसको थोड़ा सा समझ ले में क्या है। एक एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब इसके समतुल्य ऊर्जा यदि हम ज्ञात करें तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग E बराबर होता है mc², m का मान 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 इंटू c²। c की वैल्यू है 3 × 10⁸ और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास में क्या है। नाभिक, जिंक दे रखा है, परमाणु क्रमांक 30, द्रव्यमान संख्या 64 की त्रिज्या लगभग है। फर्मी में हमें यहां पर पूछी है। देखिए यहां से अपन ने इस चैप्टर के अंदर एक त्रिज्या का फॉर्मूला पढ़ा है, R बराबर R0 1/1/3। तो यहां से एक का मान हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 64। ठीक है, हम एक रिलेशन जानते हैं, R बराबर जानते हैं R0 1/1/3। R0 का मान होता है 1.2 × 10⁻⁻15, 1.2 फर्मी होता है। एक की जो वैल्यू है वो है 64, 64 की घात है 1/3। तो ये अपने पास में आ गए 1.2 × 10⁻⁻15। 64 को मैं क्या लिख दूं, 4 की घात 3 और उसकी घात है 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 रह जाएगा। 4 को 1.2 से गुणा करेंगे तो 4.8 × 10⁻⁻15 ये मीटर में आएगा। तो फर्मी में 4.8 फर्मी आ जाएगा। ओके, हमें आंसर फर्मी में ही देना है, तो 4.8 ऑप्शन सी में प्राप्त होगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी नाभिक में प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दर्शाती है। देखिए, किसी भी नाभिक की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा उस नाभिक के स्थायित्व को रिप्रेजेंट करती है। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा वो नाभिक उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। तो स्थायित्व को रिप्रेजेंट करती है, किसको बताती है? उसके स्थायित्व को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी तारे में ऊर्जा उत्पत्ति का मुख्य कारण, कि जो सूर्य है या जो तारे हैं उनमें अपार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो उसका कारण क्या है? तो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर संलित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और अपार ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो हल्के नाभिकों का संलयन होता है, हल्के नाभिकों का संलयन होता है। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास में क्या है? द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती? तो देखिए, द्रव्यमान संख्या बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। द्रव्यमान संख्या के इंक्रीज होने पर द्रव्यमान स्मॉल m है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। आयतन है वो द्रव्यमान संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा। बंधन ऊर्जा, देखिए बंधन ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ता है? बंधन ऊर्जा चेंज होती, द्रव्यमान संख्या के साथ में बंधन ऊर्जा क्या होगी? चेंज होती है, बदलती है, लेकिन घनत्व है वो लगभग स्थिर बना रहता है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा, जो कि द्रव्यमान संख्या के साथ में चेंज नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि दो विभिन्न नाभिकों की द्रव्यमान संख्याएं 3 और 81 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, हमें द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। देखिए, पहली जो नाभिक है उसकी द्रव्यमान संख्या 3, दूसरे नाभिक की द्रव्यमान संख्या A2 बराबर वो हमारे पास में है 81। अब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, पहली नाभिक की त्रिज्या हो जाएगी R1 से पुट कर रहे हैं, R1 बराबर R0, A1 की घात हमारे पास में है 1/3 और R2 बराबर अपने पास में आ जाएगा R0, A2 की घात 1/3। यहां से अपन R1 बटेवा R2 फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, R0 A1 की घात है 1/3, R0 A2 की घात है 1/3। R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, A1 बट्टे में A2 की घात हमारे पास में है 1/3। A1 और A2 दोनों की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं। 3 और 81 दे रखी है, 3 और 81 हमें दे रखी है, तो 3 बट्टे में 81 की घात है 1/3, तो ये आ गया 1/27 की घात 1/3। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1/3 की घात 3 और उसकी घात है 1/3। तो 1 का घनमूल हो जाएगा 1, 3 की घात 3 का घनमूल हो जाएगा 3, क्योंकि यहां पर 1/3 लगाएंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो हमें यहां पर पूछा इनका रेशियो, R1 अनुपात R2 बराबर क्या आ जाएगा? 1:3 आ जाएगा, 1:3 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 1:3 हमें ऑप्शन सी में दे रखा है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन सी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है अगला प्रश्न, कि परमाणु के नाभिक के कण होते हैं। परमाणु के अंदर देखिए, नाभिक के अंदर परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो मूल कण पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दो मूल कण पाए जाते हैं। प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन के साथ में रहता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रहता, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, न ही पॉजिट्रॉन रहता है। ओके, हालांकि जब नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है तब वहां पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बाहर निकलते हैं, लेकिन वो नाभिक में स्थायी रूप से नहीं पाए जाते।
ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने 1932 में की। इन्होंने बेरिलियम पर अल्फा कणों का अटैक करवाया तो कार्बन का निर्माण हुआ, साथ में एक उदासीन कण बाहर निकला जिसे इन्होंने न्यूट्रॉन कहा। क्या कहा? न्यूट्रॉन। उसकी इक्वेशन अभी आगे हम चलकर देखेंगे, इसी वीडियो में आ जाएगी वो इक्वेशन भी। देखिए क्या है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युग्म संभारिक है? संभारिक का मतलब क्या हो गया? जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होगी। संभारिक का मतलब क्या हुआ? संभारिक का मतलब हो गया द्रव्यमान संख्या समान। द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। द्रव्यमान संख्या समान होगी, द्रव्यमान संख्या बराबर होगी। तो यहां पर देखिए द्रव्यमान संख्या 1 है, इसकी 2 है तो ये युग्म नहीं हो सकता। 12 और 13 है तो ये भी नहीं हो सकता। 2 और 3 है तो ये भी नहीं हो सकता। इसकी द्रव्यमान संख्या 30, इसकी भी द्रव्यमान संख्या 30। द्रव्यमान संख्या सेम होगी तो वो संभारिक होंगे। कैसे होंगे? संभारिक। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियम 226 नाभिक में होते हैं। तो देखिए 88 तो प्रोटॉन होते हैं, इसके नाभिक में क्या होंगे? 88 प्रोटॉन होंगे। ओके, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब द्रव्यमान संख्या हमें दे रखी है 226। 226 न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या आप घटा दीजिए तो 226 माइनस 88, 226 माइनस 88, तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा? 138 न्यूट्रॉन होंगे। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? 138 न्यूट्रॉन होंगे। तो 138 न्यूट्रॉन और 88 प्रोटॉन हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें देखिए क्या कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा होती है। देखिए किसी भी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की समथिंग होती है। कितनी होती है? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय बल होते हैं। तो देखिए नाभिकीय बल लघु प्रासीय होते हैं, आकर्षण प्रकृति के होते हैं और आवेश पर इनका मान निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन ए ही यहां पर सही हो जाएगा। ओके, आकर्षण प्रकृति के, लघु इनकी प्रास होती है, आवेश पर निर्भर नहीं करते, चक्रण पर ये निर्भर करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नाभिकीय समीकरण में कण अक्ष है। देखिए जो मैंने अभी बात की थी, इसी वीडियो में बात की थी कि जो जेम्स चैडविक है उन्होंने बेरिलियम पर अल्फा कणों का अटैक करवाया। तो यही वो इक्वेशन थी कि बेरिलियम पर अल्फा कण का अटैक हुआ तो कार्बन बना, साथ में न्यूट्रॉन बाहर निकला। आप इसको इस तरीके से समझें कि देखिए इसका परमाणु क्रमांक 4 और 6 परमाणु क्रमांक संरक्षित रहेगा तो इसका परमाणु क्रमांक 0। द्रव्यमान संख्या 9 और 4 13, तो इसकी 12 यहां होगी, एक द्रव्यमान संख्या होगी। तो यहां पर एक ऐसा कण होगा जो जिसकी द्रव्यमान संख्या तो 1 और परमाणु क्रमांक 0 हो, तो वो होता न्यूट्रॉन। वो क्या होता है? न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। जेम्स चैडविक ने इसी इक्वेशन से ही न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परमाणु बम का विस्फोट निम्न में से किस कारण से होता है? परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है। एक भारी नाभिक है, वो 2 हल्के नाभिकों में टूटता है, तो एक नाभिकीय अभिक्रिया होती है और वो भी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होगी। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सूर्य में ऊर्जा मुख्यतः उत्पन्न होती है। तो सूर्य पर हाइड्रोजन गैस मौजूद है और हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर, हाइड्रोजन नाभिक आपस में मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण कर रहे हैं और अपार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं। तो यहां पर संलयन हो रहा है और हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन के कारण से वहां पर अपार मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। हाइड्रोजन परमाणु
आपस में मिलकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं और अपार ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित नहीं करते। देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, वो अल्फा कण का उत्सर्जन करता है, बीटा कण का उत्सर्जन करता है, साथ में गामा कणों का उत्सर्जन करता है। तो यहां पर आप ध्यान दें, अल्फा कण है ये हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है विद्यार्थियों। ओके, बीटा कण है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और पॉजिट्रॉन दोनों शामिल हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों ही पार्टिकल इसमें शामिल हैं, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों यहां पर उत्सर्जित हो सकते हैं। गामा ये एक फोटोन पार्टिकल है, ऊर्जा का कण होता है। तो देखिए इसमें पूछे कौन सा नहीं होता, तो देखिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, पॉजिट्रॉन भी होता है, लेकिन प्रोटॉन नहीं होता। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। ओके, हीलियम का नाभिक भी होता है ना? अल्फा कण हीलियम का नाभिक ही होता है, तो हीलियम का नाभिक भी उत्सर्जित होता है, अल्फा कण उत्सर्जित होता है। आगे देखें कि दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्या का अनुपात 1:27 है। दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है, इनके नाभिकीय घनत्वों का अनुपात। तो नाभिकीय घनत्व है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। यहां पर आप ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए कि नाभिकीय घनत्व, नाभिकीय घनत्व का मान द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान संख्या को हम ऐसे पुट करें, संख्या पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो निर्भर नहीं करेगा तो अनुपात क्या होगा? 1:1 होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिक की बंधन ऊर्जा बराबर होती है। नाभिक की बंधन ऊर्जा किसके इक्वल होती है? तो देखिए नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है वो द्रव्यमान स्थिति के बराबर, नाभिक की द्रव्यमान स्थिति के बराबर होगा। मेरी बात को आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। न्यूक्लियनों का जो देखिए ये नाभिकीय बंधन ऊर्जा है E20 से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नाभिक का अलग अलग द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन, तो टोटल प्रोटोनों का द्रव्यमान Z इंटू MP प्लस A माइनस जेड, ये हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या इंटू न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो ये टोटल नाभिक का द्रव्यमान, इसमें से अलग अलग ये नाभिक का द्रव्यमान हो जाएगा और इसको C² से गुणा कर देंगे। तो ये अपने पास में आ गया डेल्टा M इंटू C², डेल्टा M इंटू C²। तो ये जो डेल्टा M है वो है द्रव्यमान क्षति, नाभिक की द्रव्यमान क्षति की, नाभिक के अलग अलग पार्टिकल्स का द्रव्यमान और एक साथ नाभिक के द्रव्यमान का जो अंतर होगा उसको हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और यह जो द्रव्यमान में कमी आती है वही ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, EB बराबर डेल्टा M इंटू C²। ओके, तो यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से होती है। तो देखिए यहां पर आप ध्यान दें, परमाणु की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। नाभिक की जो त्रिज्या है वो इससे छोटी होती है। नाभिक की त्रिज्या ये होगी छोटी, 10⁻14 मीटर। तो 10⁻4 गुणा छोटी होती है, गुणा छोटी। नाभिक की त्रिज्या क्या होगी? परमाणु की त्रिज्या से 10⁻4 गुणा छोटी होगी। तो नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁻4 गुणा
छोटी होगी, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। कई जगह पर आपको यहां पर 10 की घात -15 भी मिल सकता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीलियम नाभिक में होते हैं। हीलियम का जो नाभिक होता है ये अल्फा कण होता है। क्या होता है भाई? अल्फा कण। इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होंगे? 2। और साथ में 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। 2 ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें देखिए क्या कह रहा है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा प्रोटॉन के बीच बल कार्य करता है। तो कूलाम बल दोनों के बीच में क्या काम कर रहा है? ये अपने पास में नाभिक है, ये अपने पास में एक प्रोटॉन, ये अपने पास में दूसरा प्रोटॉन। तो इन दोनों के बीच में एक प्रतिकर्षण बल लगता है, कूलाम प्रतिकर्षण बल। तो ये काम करेगा। इससे ज्यादा शक्तिशाली एक आकर्षण बल काम करता है जिसको हम नाभिकीय बल कहते हैं। तो नाभिकीय बल और कूलाम बल दोनों ही यहां पर काम करते हैं, लेकिन नाभिकीय बल कूलाम बल से ज्यादा शक्तिशाली होता, 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता। इस कारण से प्रोटॉन नाभिक के अंदर रह पाते हैं। ये हमारे पास में है नाभिक। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अब तक हमने देखा है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से। अब हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन यहां से भी इस चैप्टर में से पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक 2 शर्तें। तो देखिए, संलयन अभिक्रिया उच्च ताप पर होती है। तो तापमान क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए। 10 की घात 6 केल्विन, 10 की घात 7 केल्विन की कोटि का तापमान होना चाहिए। और अभिक्रिया करने वाली जो ईंधन है, जो नाभिक है, वो पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। तो दोनों शर्तें हैं, चलिए देखेंगे। पहली जो शर्त है वो हमारे पास में क्या है? ताप उच्च होना चाहिए। ताप क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ताप उच्च होना चाहिए। और कितना होना चाहिए? बहुत ज्यादा, 10 की घात 7 केल्विन, 10 की घात 6 केल्विन, 10 की घात 7 केल्विन, लाखों डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? ये तो है तापमान की बात। संलयित होने वाले, संलयित संलयित होने वाले, संलयित होने वाले, संलयित होने वाले नाभिक पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। ओके, तो ये 2 आवश्यक कंडीशन है और इन्हीं स्थितियों के कारण से ही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया संपन्न हो पाती है। अगला क्वेश्चन देखें, आसान सा प्रश्न है कि किसी नाभिक की त्रिज्या कैपिटल R और द्रव्यमान संख्या कैपिटल A के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो R बराबर होता है R0 1 की घात 1/3, ये रिलेशन होता है। अब देखिए, यहां यह है नाभिक की त्रिज्या। ये जो R0 है एक कांस्टेंट है, 1.2 फर्मी इसका मान होता है। ओके, ए द्रव्यमान संख्या है। ए क्या है? द्रव्यमान संख्या। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है? तो कार्बन 12 के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा, कार्बन 12 के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है? कार्बन 12, कार्बन 12 के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा, द्रव्यमान का 12वां हिस्सा, 12वां हिस्सा परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। परमाणु
द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। ओके, देखो इसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। 1 AMU किसके बराबर होगा? कार्बन 12 के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा। तो ये है कार्बन 12 का द्रव्यमान, और इसके अंदर हम किसका भाग लगा दें? 12 का भाग लगा देते हैं। किसका भाग लगा देते हैं? 12 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास में एक परमाणु द्रव्यमान, एक एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम हमें प्राप्त हो जाएगा। यह आ गया एक एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य किलोग्राम में द्रव्यमान है। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? यह भी एक अच्छा प्रश्न, छोटा सा प्रश्न, कि हल्के नाभिक आपस में मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। हल्के नाभिकों का भारी नाभिक में बदलना, आपस में मिलकर क्या करेंगे? भारी नाभिक बनाएंगे। हल्के नाभिकों का आपस में मिलकर भारी नाभिकों का निर्माण, मिलकर भारी नाभिकों का निर्माण, भारी नाभिकों का निर्माण, भारी नाभिकों का निर्माण नाभिकीय संलयन कहलाता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन कहलाता है। नाभिकीय संलयन कहलाता है। ओके, हल्के नाभिक आपस में मिलेंगे और एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे, तो इस घटना को हम नाभिकीय संलयन कहेंगे। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? तो नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन का जस्ट उल्टा है। इसमें भारी नाभिक हल्के नाभिकों का निर्माण करेंगे। तो ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है, बंटता है, विभाजित होता है, तो उसको हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया, ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया, ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक, एक भारी नाभिक, एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में, दो हल्के नाभिकों में टूटता है। दो हल्के नाभिकों में टूटता है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा कितनी होगी? हमें जो द्रव्यमान है वो दे रखा है 1 ग्राम। 1 ग्राम को हम 10⁻³ किलोग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास में आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है E बराबर mc²। m की जो वैल्यू है वो है 10⁻³ किलोग्राम, और c का जो मान है वो हमारे पास में है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास में 10⁻³ 3 का स्क्वायर करेंगे 9,
10 की घात 8 का स्क्वायर करेंगे 10 की घात 16, ये आंसर आएगा जूल में। तो 9 गुणा 10 की घात प्लस 13 जूल आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय बलों के 2 गुण लिखिए। नाभिकीय बलों के बहुत सारे गुण हैं, हमने एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी देखा। ये लघु परासी होते हैं, इनकी परास क्या होती है? बहुत कम। इनकी परास क्या होती है? बहुत कम होती है। ये लघु परासी वाले बल होते हैं। कैसे बल होते हैं? लघु परासी। परास होती है इनकी 10 की घात -14 मीटर से 10 की घात -15 मीटर की कोटि की, बहुत कम होती है। ओके, ये आकर्षण प्रकृति के होते हैं। नाभिकीय बल कौन सी प्रकृति का है? आकर्षण प्रकृति का है। और जब डिस्टेंस न्यूक्लियनों के बीच की बहुत कम होती है, उस स्थिति के अंदर जरूर प्रतिकर्षण आ जाता है, हालांकि आमतौर पर ये आकर्षण प्रकृति के होते हैं सामान्य स्थितियों में। फिर है कि आवेश पर अनिर्भरता, आवेश पर निर्भर नहीं करते। आवेश पर अनिर्भरता, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक समान रूप से काम करता है, आवेश पर निर्भर नहीं करता। चक्रण पर निर्भर करता है। इसका मान किस पर निर्भर करता है? चक्रण पर निर्भर करेगा। इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? न्यूक्लियनों के चक्रण पर डिपेंड करती है। परबलता, ये प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे परबल बल होता है। विद्युत चुंबकीय बल से भी 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमें क्या कहता है। सीधा सा प्रश्न, छोटा सा प्रश्न। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लिखिए। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध होता है E बराबर mc²। एक सीधा सा सिंपल सा छोटा सा प्रश्न हमारे को पूछा गया है, आसान है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं? रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, जो स्वतः ही अपने नाभिक से अति सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। तो ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ, और पदार्थों के इस गुण को रेडियो एक्टिवता कहा जाता है। एक बार पुनः सुन लीजिए, समझ लीजिए कि ऐसे पदार्थ जो स्वतः ही अपने नाभिक से अति सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थों के इस गुण को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। तो देखिए क्या है कि वे ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके नाभिक से स्वतः ही अति सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन हो। स्वतः ही अति सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन हो। अति सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन हो। अति सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन हो, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थों के इस गुण को, पदार्थों के इस गुण को रेडियो एक्टिवता कहा जाता है। गुण को रेडियो एक्टिवता कहा जाता है। ठीक है, ओके।
अब देखिए अति सूक्ष्म पदार्थ कौन कण है, वो कौन कौन से बाहर निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा हीलियम का नाभिक, बीटा का मतलब इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, गामा है वो फोटोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नियंत्रित एवं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण। तो देखिए नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है नाभिकीय भट्टी, परमाणु भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर। एक ही चीज है भाई, मैं बार बार अलग अलग वर्ड बोल रहा हूं, हालांकि एक ही है, परमाणु भट्टी। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, परमाणु भट्टी। इसको हम नाभिकीय भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहते हैं। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है अपने पास में परमाणु बम। परमाणु बम, तो परमाणु बम में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, कंटिन्यूसली नाभिकीय अभिक्रिया चलती रहती है। परमाणु बम इसका एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताप नाभिकीय अभिक्रिया को प्रयोगशाला में संपन्न नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ताप नाभिकीय अभिक्रिया के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है और नाभिक में उच्च ताप उत्पन्न करने वाला पात्र मौजूद ही नहीं है, ऐसा हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो देखिए क्या है इसका रीजन, ताप नाभिकीय, ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए, अभिक्रियाओं के लिए, अभिक्रियाओं के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। उच्च ताप की आवश्यकता होती है, इसकी जरूरत पड़ेगी, उच्च ताप की आवश्यकता होती है। अब देखिए वो उच्च ताप है कितना, उसकी रेंज कितनी है वो भी देख लीजिए। लगभग देखो, लगभग 10 की घात 6 केल्विन से 10 की घात 7 केल्विन, लाखों डिग्री सेंटीग्रेड, लाखों डिग्री सेंटीग्रेड की ताप की आवश्यकता होती है। और इतना अधिक ताप प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई पात्र नहीं है जिसके जरिए इतना ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट किया जा सके। और इतना अधिक ताप, इतना अधिक ताप प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं किया जा सकता, प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ऐसा पात्र बनाना संभव नहीं है जो इतना ताप, ऐसा पात्र बनाना संभव नहीं है, बनाना संभव नहीं है, संभव नहीं है जो 10 की घात 7 केल्विन ताप को सहन कर सके, ताप को सहन कर सके, सहन कर सके। ओके, तो इतना ज्यादा ताप न तो उत्पन्न किया जा सकता और ऐसा कोई पात्र भी नहीं है जिसकी सहायता से उस ताप को क्रिएट किया जा सके। संभारिक नाभिक किसे कहते हैं? तो संभारिक नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्याएं सेम हो, तो वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्याएं क्या हो, सेम, तो वे नाभिक, वे नाभिक, वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान हो, जिनकी द्रव्यमान संख्याएं, द्रव्यमान संख्याएं समान हो, द्रव्यमान संख्याएं समान हो, संभारिक नाभिक कहलाते हैं। संभारिक, संभारिक नाभिक कहलाते हैं, संभारिक नाभिक कहलाते हैं। ओके, देखिए एक एग्जाम्पल हमने ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन में भी देखा था इसका, यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हमारे पास में है हीलियम, क्या है, हीलियम,
2He3 और ये दूसरा हमारे पास में हाइड्रोजन H13। तो ये दोनों की द्रव्यमान संख्याएं 3 है, इसकी भी द्रव्यमान संख्या 3 है, तो ये दोनों क्या हो गए, समभारिक हो गए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य और तारों पर कौन सी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। तो सूर्य और तारों पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है भाई, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होगी। ओके, इसमें हल्के नाभिक आपस से मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रेडियो एक्टिव नाभिक में कौन कौन से कणों का क्षय होता है। तो देखिए 3 तरीके के कणों का क्षय होता है, अल्फा कण, दूसरा है बीटा कण और तीसरा है गामा कण। ये जो अल्फा कण होता है ये है हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक होता है। बीटा में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों आएंगे, इलेक्ट्रॉन भी आएगा और पॉजिट्रॉन भी आएगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है या क्या हो सकता है, पॉजिट्रॉन हो सकता है, या क्या हो सकता है, पॉजिट्रॉन हो सकता है। ओके, गामा कण ये फोटोन है, फोटोन पार्टिकल है भाई, कैसे पार्टिकल है, फोटोन पार्टिकल है। ओके, फोटोन कण है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बीटा क्षय में परमाणु क्रमांक में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए बीटा क्षय में या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है या पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है। जैसे ये हमारे पास में कोई नाभिक है, अक्ष परमाणु क्रमांक Z, द्रव्यमान संख्या है A, और जब इसमें से बीटा कण बाहर निकलता है, और बीटा कण में भी जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, क्या बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाएगा, परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन के साथ में एंटी न्यूट्रिनो कण बाहर निकलता है विद्यार्थियों, साथ में ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। या क्या हो सकता है, आपके पास में जो नाभिक है उसमें से बाहर निकल सकता है पॉजिट्रॉन, क्या बाहर निकल सकता है, पॉजिट्रॉन, और जब पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाएगी, परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाएगी। तो ये पॉजिट्रॉन है भाई, ये क्या है, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन है। ओके, अब यहां पर आप ध्यान दें, बीटा क्षय से, बीटा क्षय ये तो बीटा माइनस से, ये बीटा प्लस से, तो बीटा क्षय से परमाणु क्रमांक या तो 1 कम हो जाता है या 1 बढ़ जाता है। मैं पुट कर रहा हूं, बीटा क्षय से, बीटा क्षय के दौरान परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 1 से घट या बढ़ जाता है, या तो घट भी जाता है या बढ़ जाता है, घट जाता है या बढ़ जाता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हल्के नाभिक की नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में भाग लेते हैं। देखिए हल्के नाभिक आपस में मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते, तो उसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा भारी नाभिक का निर्माण करेंगे तो उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी, उनका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हल्के नाभिक आपस में मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, जिससे उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है, उनका स्थायित्व बढ़ जाता है। यहां मैं पुट कर रहा हूं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में, संलयन अभिक्रिया में हल्के नाभिक आपस में मिलकर, हल्के नाभिक आपस में मिलकर, आपस में मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, आपस में मिलकर
भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे जिससे उनकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उनकी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाती, इससे क्या होगा भाई, ईबीएन के बढ़ने पर, ईबीएन बढ़ने पर नाभिक का स्थायित्व बढ़ जाता है, बढ़ने पर नाभिक का क्या हो जाएगा, नाभिक का स्थायित्व बढ़ जाता है, नाभिक का स्थायित्व बढ़ जाता है। ओके, नाभिक का स्थायित्व बढ़ जाता है। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा, ये हमने वैसे तो देख लिया है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। 1 ग्राम, एम की वैल्यू दे रखा है, ई बराबर एम इंटू सी स्क्वेयर, एम का मान 10 की घात -3 किलोग्राम और सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8 का स्क्वेयर। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 9 गुणा 10 की घात 13 जूल आएगा। पहले भी देख लिया सेम पर्सन, ये पर्सन भी हमने पहले देख लिया है। यहां एक का मान दे रखा है 64 और आर त्रिज्या का मान है आर बराबर R0 1 की घात 1/3, 1.2 गुणा 10 की घात -15। एक का जो मान है वो हमें दे रखा है 64, तो 64 की घात 1/3 यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ गया 4 की घात 3, उसकी घात 1/3 और 1.2 गुणा 10 की घात -15 और ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4.8 गुणा 10 की घात -15 मीटर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम 27 के नाभिक की त्रिज्या इतनी है, तो Fe 125 के नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, A1 बराबर हमें दे रखा है 27, A2 बराबर हमें दे रखा है 125, R1 बराबर हमें दे रखा है 3.6 फर्मी। हमें R2 बराबर चाहिए, हमें R2 की वैल्यू चाहिए। तो देखिए, R बराबर होता है R0 1 की घात 1/3, यहां से R1 बराबर R0 A1 की घात 1/3, R2 बराबर क्या आ गया, R0 A2 की घात 1/3, R1 बटेवा R2 बराबर आ गया है A1 बटेवा A2 की घात 1/3। ठीक है, यहां R1 की वैल्यू रख देते हैं 3.6, R2 बराबर A1 का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 27 और A2 की वैल्यू दे रखी है 125 और इनकी घातें दे रखी है 1/3। अब यहां पर आप ध्यान दें, 3.6 बट्टे में R2 बराबर 3 की घात 3 बट्टे में 5 की घात 3 और इसकी घात है 1/3, तो 3.6 बटेवा R2 बराबर इसकी घात 1/3 करेंगे तो 3, इसकी घात 1/3 करेंगे तो 5, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा, 5 बट्टे में 3 गुणा 3.6, तो 5 गुणा 1.2, फिर 6 फर्मी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 फर्मी आ जाएगा। ओके, फर्मी में आंसर आना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात पूछा है। किसका अनुपात पूछा है, द्रव्यमान संख्याओं का। R1 बटेवा R2, R1 बटेवा R2 ये हमें दे रखा है 1/2, तो A1 बटेवा A2 हमें यहां पर पूछा है। तो देखिए, R1 बटेवा
R2 बराबर आ जाएगा A1 बटेवा A2 की घात 1/3, 1/3। इसी रिलेशन से आ जाएगा R बराबर R0 की घात 1/3 से आ जाएगा, इसी वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। अब देखिए ये हमें दे रखा है 1/2 बराबर A1 बटेवा A2 की घात 1/3। यहां से घन कर देते हैं तो 1/2 की घात 3 बराबर A1 बटेवा A2 की घात कितना आ गया 1/3। इसकी पावर लगाएंगे तो तो A1 बटेवा A2 कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/2 की घात 3। तो ये आ गया अपने पास में 1/8। तो इनका जो रेशियो है वही चाहिए अपन को, अनुपात चाहिए। तो A1 बटेवा A2 बराबर आ गया 1:8 आ गया। ओके, समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लघुत्तरात्मक प्रश्न देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, इस प्रश्न के आने की प्रबल संभावना है। द्रव्यमान सती नाभिकीय बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ये देखिए एक एक करके देखें इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। द्रव्यमान सती की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ये जो क्वेश्चन है इसमें से आपको 1.5 नंबर के क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रबल संभावना है। सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो यहीं से है। इसके साथ में देखिए यहां पर हमें द्रव्यमान संख्या और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के बीच में आरेख ग्राफ भी पूछा है। उपरोक्त आरेख से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, EBN और A के बीच में ग्राफ पूछा है और इस ग्राफ से कौन कौन से रिजल्ट्स हमें प्राप्त होते हैं इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। देखिए और कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर में से 1.5 अंक के बनते हैं, तो वो है कि सूर्य और तारों पर संपन्न होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं समझाइए। एक और प्रश्न देखें आप यहां पर कि R बराबर R0 A की घात 1/3 के आधार पर दर्शाइए कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व लगभग अचर होता है। विद्यार्थियों ऐसे जो क्वेश्चन है इनका आंसर कहां मिलेगा, इसके लिए आप हमारे हैंड रिटन नोट्स को यूज में ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स के लिए मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है। इसके साथ में आप इन नंबर पर व्हाट्सएप करके भी एप्लीकेशन के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर आपको कक्षा 12, 11, नीट 10 सबसे रिलेटेड, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड आपको नोट्स मिल जाएंगे, फिजिक्स के मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के मिल जाएंगे। जाइए विजिट कीजिए, देखिए। एक और सरल प्रश्न आपको नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन पर आधारित पूछा जा सकता है, इस पर टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने नाभिक से संबंधित राजस्थान बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में देखा, समझा, जाना। आज के इस वीडियो में इतना ही। कक्षा 12 से रिलेटेड जो हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उस सीरीज का अंतिम वीडियो, अंतिम चैप्टर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड लेकर आएंगे, जल्द ही लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।